वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, एडम स्मिथ की डेवलपमेंट की थ्योरी। हम सब लोगों को पता है कि एडम स्मिथ क्या है। हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नेम से जानते हैं। एडम स्मिथ से पहले भी क्या हुआ था, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डेवलपमेंट की थ्योरी देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की थ्योरी जो है नहीं दे पाया था उस टाइम। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ ने अपनी बुक, जो वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको इन्होंने दिया था। और इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इस थ्योरी में किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस तक पहुंचते हैं और किस तरह फिर हम स्टेशनरी स्टेट की जो सिचुएशन होती है उसमें आ जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते क्यों हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं कहा जाता कि इनके पास बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिक आइडियाज़ थे, बल्कि ये कहा जाता है कि इनके पास क्या था, अपनी बात को एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करने का इनके पास एक, कह सकते हैं, एक एबिलिटी थी कि कोई भी बात को सिस्टमेटिक और बैलेंस तरीके से प्रेजेंट करते थे। अगर इन्हें किसी की थ्योरी में कोई क्रिटिसिज्म नज़र आता था तो ये उसको इन्वेस्टिगेट करते थे और उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट ये चाहते थे थ्योरी में होना चाहिए, तो ये क्या करते थे, उस रिजल्ट को निकालते थे और उस रिजल्ट को जो पहले से थ्योरी दी गई है उसमें कोऑर्डिनेशन करके मिलाने की कोशिश करते थे। देखो, ही वॉज अ मैन ऑफ सिस्टमेटिक वर्क, कि इनके पास एक एबिलिटी थी, ये हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से करते थे। प्रेजेंटेशन का इनके पास गुण था कि अपने काम को सही तरीके से प्रेजेंट करते थे। इनके पास ऐसा नहीं था कि इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेट आइडिया हो इकोनॉमिक्स के, बट ये क्या थे, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की, इनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये पहले क्या करते थे, गिवन डाटा को क्रिटिसाइज एंड फुली अच्छे तरीके से देखते थे और जो भी जजमेंट ये देना चाहते थे उस रिजल्ट को लेकर, उस जजमेंट को उस रिजल्ट में जो पहले से किसी ने दिया हुआ है उसमें जो है कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर सकते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इनके पास अपनी बात को प्रेजेंट करने का, क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक एबिलिटी थी वो अलग थी। तो ये तो हो गया कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों बोला गया। अब इन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी उसमें इन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में इन्होंने बात की। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात की वो इन्होंने कहा नेचर लॉ, कि नेचर लॉ के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि हर एक पर्सन को काम करने की आपको फ्रीडम देनी होगी। फ्रीडम जो होती है हर पर्सन को, आप किसी भी पर्सन को अगर क्या करोगे, काम करने की फ्रीडम दोगे तो वो अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, काम को करेगा। एडम स्मिथ नेचर लॉ में विश्वास रखते थे। वो ये मानते थे कि किसी भी काम को करने की फ्रीडम जो होती है वो क्या करती है, किसी भी काम को अगर हम किसी पर्सन को काम करने की फ्रीडम देते हैं तो वो काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह का आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में मत लेके आओ, हर पर्सन को अपना काम करने की फ्रीडम दो। अगर आप उसको काम करने की फ्रीडम दोगे तो वो अपने काम को एफिशिएंटली करेगा, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में इनकम और वेल्थ दोनों ही, इससे इकोनॉमी की इनकम और वेल्थ बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो हम चाहते हैं डेवलपमेंट लेके आना वो हम ला सकते हैं। तो वो हमेशा जो है लेजी फेयर पॉलिसी के क्या थे, पक्ष में थे। अगला जो पॉइंट है लेजी फेयर के साथ, इन्होंने कहा लेजी फेयर, वहां था कि नेचुरल लॉ और यहाँ पर क्या है, लेजी फेयर। लेजी फेयर का मतलब होता है किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर ना डाला जाए। क्या होता है, जब स्टेट का इंटरवेंशन होता है, जब गवर्नमेंट एक इकोनॉमी में होती है तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो इंटरवेंशन करने की कोशिश करती है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की कोशिश करती है किसी भी इंडिविजुअल पर, किसी भी प्रोड्यूसर पर, आप ठीक है, हर तरीके से उस पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि स्टेट को नहीं आना चाहिए, स्टेट को किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है इंडिविजुअल पर नहीं डालनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी पर्सन को फ्रीली छोड़ दोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल में ये कहा कि प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर को आप प्रोड्यूसर पर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करो, तो वो जितना अर्न करना चाहता है, जितनी इनकम वो अर्न करना चाहता है उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के करेगा। तो वो हमेशा यही कहते थे कि अगर आपको डेवलपमेंट लेके आना है तो किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को मार्केट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आप डेवलपमेंट को किसके भरोसे छोड़ दो, डेवलपमेंट के उन्होंने पिलर्स कहे, उन्होंने कहा आप सेविंग के भरोसे डिवीजन ऑफ लेबर कर दो और वाइड मार्केट अपने आप हो जाएगी। कि आप किस तरीके से सेविंग को प्रमोट कर सकते हैं। सेविंग को प्रमोट किया जाएगा जितना ज़्यादा सेविंग इकोनॉमी में होता है, और आप डिवीजन कर दो लेबर का। लेबर का डिवीजन का मतलब है जिस पर्सन को, जिस लेबर को जो काम आता है आप उसको वो काम दे दो। ठीक है, अब मार्केट को जितना एक्सटेंड करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने कहा डेवलपमेंट करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला, सेविंग बढ़ावा, क्योंकि सेविंग होगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर करो, जितना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा उतना इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी। तीसरा क्या है, जितना आप मार्केट के साइज को बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एडम स्मिथ लेजी फेयर और नेचुरल लॉ दोनों में विश्वास रखते थे। अगला जो पॉइंट है वो क्या मानते थे, उन्होंने कहा ये भी बात सही थी उनकी कि आप मार्केट को इनविजिबल हैंड, जो दिखाई ना देने वाले हैंड है, इसका मतलब क्या है, आप मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे छोड़ दो, गवर्नमेंट को ना लेके आओ, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट क्या हो जाएगी, हो जाएगी। अगला जो पॉइंट वो लेके आए, उन्होंने कहा जैसे प्रोडक्शन करने के लिए आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए होता है, तो इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला है कैपिटल, लैंड और लेबर। 3 चीज़ें होती है प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने लेबर को कहा और लैंड को कहा। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा, लेबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर को उन्होंने फादर बोला है और लैंड को इन्होंने मदर बोला है। तो ये 2 चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस में या प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी कमोडिटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्होंने इंपॉर्टेंट इनको बताया। फिर इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, आप अपने लेबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड का मतलब वही बात होगी कि जिस पर्सन को जो काम आता है आप उसको वो काम दोगे तो वो एफिशिएंटली उस काम को करेगा। इससे क्या होगा, एक तरफ डिवीजन ऑफ लेबर से इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी, दूसरी तरफ क्या होगा, जो आप टेक्निकल एडवांसमेंट लाना चाहते हो वो भी आएगा। क्योंकि मान लो आपने काम को डिवाइड कर दिया डिफरेंट लोगों में, ठीक है, आपने टेक्निकल काम को उस पर्सन को दिया जिसको एफिशिएंसी की काफ़ी नॉलेज थी। अगर आप कल को उसको टेक्निकल नॉलेज भी दोगे तो उसकी जो नॉलेज है बहुत जल्दी इन्हांस हो जाएगी। तो इससे टेक्निकल इंप्रूवमेंट आएगा और डिवीजन ऑफ लेबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करता है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, जिस पर्सन को जो काम आता है आपने उसको वो काम दे दिया, तो फिर इससे आपको ही फायदा होगा। इससे आपकी टाइम की सेविंग होगी, ठीक है, और आपकी जो आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी आपके पास मशीन्स वगैरह है, उसका भी आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आपकी सेविंग होगी, किसकी, टाइम वगैरह की भी क्या होगी, सेविंग होगी। तो ये आपको फ़ायदे होंगे डिवीजन ऑफ लेबर से। उसके बाद है, अब है कैपिटल एक्यूमुलेशन। आपको पता है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता क्या है, कि जो हमने सेविंग की है, ठीक है, जो सेविंग होती है ना, जो भी सेविंग हम करते हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर वो आगे इनकम जनरेट करती है। इनकम में से हम हिस्से को कुछ हिस्सा प्रॉफिट में निकाल लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, जो आपने प्रॉफिट में रखा वो तो ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा उसको दोबारा से क्या किया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि सेविंग से आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हुई, इनकम को फिर आपने दोबारा री इन्वेस्ट किया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कैपिटल का होना जरूरी है। तो इन्होंने कहा कैपिटल एक्यूमुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, वही आपको डेवलपमेंट के पाथ पर लेके जाएगा। अब कैपिटल भी 2 तरह की इन्होंने कही, कैपिटल भी इन्होंने कहा 2 तरह की कैपिटल होती है। एक तो होता है नॉन कैपिटल गुड्स, एक दूसरा होता है फिक्स कैपिटल गुड। नॉन कैपिटल गुड्स होता है, मान लो एक प्रोड्यूसर है जो कि डायरेक्टली जो भी गुड्स और सर्विसेज यूज़ करता है, ठीक है, वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, जो वो खुद कंज्यूम करता है। ठीक है, तो वो गुड्स कौन सी होती है, नॉन कैपिटल गुड्स, विच आर यूजफुल एंड डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू द ओनर। एक होता है फिक्स कैपिटल गुड, जैसे कि कोई मशीन हो गई, कोई इक्विपमेंट्स होगा जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। तो फिक्स कैपिटल कौन सा होगा, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूसर यूज़ करेगा, वो फिक्स कैपिटल गुड होगी। और नॉन कैपिटल गुड्स वो गुड्स हो गई जो कि प्रोड्यूसर अपने लिए यूज़ करता है, वो नॉन कैपिटल गुड्स हो गई। तो उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्यूमुलेशन करना, चाहे वो कैपिटल गुड्स कोई भी हो, कैपिटल एक्यूमुलेशन करना जो होता है ग्रोथ की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, आपको कैपिटल की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कैपिटल एक्यूमुलेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगला जो पॉइंट है
जो एडम स्मिथ अपनी थ्योरी में बात करता है कि एजेंट कौन होते हैं ग्रोथ के, कि वो कौन से क्या चीज़ें हैं जो कि ग्रोथ को आगे लेके जाएगी। तो एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो फार्मर होते हैं, देखो फार्मर होते हैं जो, और जो प्रोड्यूसर होते हैं, फार्मर को और जो प्रोड्यूसर को और बिजनेसमैन को, इन्होंने कहा ये क्या होते हैं, हमारे एजेंट है ग्रोथ के। यही जो 3 पर्सन है ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे की तरफ लेके जाएंगे। कैसे, देखो एक सबसे पहले क्या होता है, फार्मर क्या करता है, सबके लिए आपको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, वो सबको चाहिए। दूसरा क्या करता है फार्मर, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उससे ही प्रोडक्शन करता है। तो क्या हुआ, फार्मर ने 2 काम किए सबके लिए, तो उसने एग्रीकल्चर गुड्स बनाई तो सब उसको कंज्यूम करते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर है उसको रॉ मटेरियल भी इसने दिया, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो तो उसने प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसको मार्केट तक कौन पहुंचाता है, कि कहाँ पर किस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, कहाँ पर किसकी डिमांड कैसी है, उस ये देखने का काम किसका है, बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन आगे क्या करता है, उसको मार्केट तक जो है सेल करता है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ग्रोथ को चलाना है, इनकम को बढ़ाना है, तो ये तीनों लोग एजेंट ऑफ ग्रोथ कौन कहलाएगा, फार्मर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन ये देखता है कि मार्केट में कहाँ कितना कैसे कंपटीशन है, ठीक है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, फार्मर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों लोग क्या है, एजेंट हैं हमारे ग्रोथ के। अब इन्होंने क्या कहा कि एजेंट ग्रोथ ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ये ग्रोथ की कैसे चलती है, देखो कैसे चलती है, जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि सबसे पहले जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, क्यूमुलेटिव होती है, चलती रहती है। कैसे चलती है, सबसे पहले क्या होता है, हम डिवीजन करते हैं लेबर का, फिर क्या होता है, मार्केट का साइज कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि एक लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर मार्केट का साइज एक्सपैंड हो जाता है, फिर नेशनल इनकम आउटपुट वगैरह इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट बढ़ना, नेशनल इनकम बढ़ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना, ये जो ग्रोथ रेट है ये हमेशा नहीं रहती, ठीक है। कि आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया तो आपकी जो ग्रोथ है ये हमेशा चलती नहीं रहेगी। एक टाइम ऐसा आता है कि हम स्टेशनरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डिवीजन ऑफ लेबर से। डिवीजन ऑफ लेबर होने के बाद क्या होता है, एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी से क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है, मार्केट का एक्सपैंड होता है, मार्केट साइज इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम आउटपुट बढ़ता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता, फिर उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा होता है कि हम स्टेशनरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज तो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और पर्सन्स की वांट्स अनलिमिटेड होती है। और एक टेंडेंसी देखी जाती थी उस वक्त कि जब लोगों की इनकम बढ़ती थी ना, वो क्या करते थे, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लग जाते थे। एक तरफ पॉपुलेशन का बढ़ना, दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, तो ये भी क्या है, ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, नेचुरल रिसोर्सेज के कम होने की वजह से और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट, जो हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इनकम इंक्रीज हुआ था ना पहले डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से, अब वो क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है, और हम स्टेशनरी स्टेज में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ग्रोथ होती है, हम इनकम को बढ़ाते हैं, लेकिन हम एक स्टेशनरी स्टेज में भी पहुंच जाते हैं। देखो डायग्राम में उन्होंने क्या कहा, डायग्राम में इन्होंने कहा देखो ये टाइम है, ये क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट है। क्या होगा, शुरू में डिवीजन ऑफ लेबर, एफिशिएंसी की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ इंक्रीज होता है। लेकिन फिर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे प्रॉफिट, हमारा इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ कम हो जाता है, और हम क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी स्टेज पर जो है पहुंच जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने यहाँ पर क्या क्या बातें की कि किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर से स्टार्टिंग होती है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, नेचुरल लॉ काम करता है, एजेंट ऑफ ग्रोथ की बात की। तो किस तरह उन्होंने क्या किया, पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हमारी वैसे थ्योरी तो हो गई है कंप्लीट। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म में कहा जाता है ये एक स्टैटिक मॉडल है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ ही जो वेरिएबल्स हैं उनको लिया है। इन्होंने एक एंटरप्रेन्योर होता है जो कि कुछ न्यू इनोवेशन लेके आता है, इसका जो रोल है बिल्कुल नेग्लेक्ट किया एडम स्मिथ ने। स्टेट की, गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रोल ना लेना, ये भी कोई डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है।
वन साइड सेविंग बेस, कि ये माना जाता है कि सेविंग की जाती है, कौन करता है, कैपिटलिस्ट सेविंग करते हैं, जो लेबर पर्सन होता है वो किसी तरह का कोई सेव नहीं करता, ये भी गलत है। जो सोसाइटी को दो रिजिड भागों में बांट दिया इन्होंने, एक कैपिटलिस्ट एक लेबर, और उसमें भी किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली, तो ये भी इस थ्योरी की क्या है, क्रिटिसिज्म है। उसके बाद क्या है, इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन के एडप्शन को लिया, और आपको पता है कि रियल मार्केट के अंदर क्या है, कहीं पर भी आपको परफेक्ट कंपटीशन जो है नहीं देखने को मिलेगी, और इन्होंने स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, कि जो एडप्शन ली कि हम एकदम स्टेशनरी स्टेज पर आकर रुक जाएंगे, क्या वो सिचुएशन रियलिटी में अप्लाई होती है या नहीं, इसका कोई एविडेंस भी इन्होंने नहीं दिया। और फिर कि फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी के रोल को तो लिया, लेकिन जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होती है उसका जो रोल होता है उसको भी इन्होंने इतना ज़्यादा अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्होंने लेबर को और किसको, कैपिटल को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। तो यहाँ पर हमारी एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।